नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए एक सूचना देना चाहता हूं कि आज से मैं विश्व इतिहास की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। आज से हम लोग विश्व इतिहास में प्रवेश करेंगे। हमने पूरे के पूरे इतिहास के पाठ्यक्रम को 5 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत पहला भाग अपना प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग मध्यकालीन इतिहास, तीसरा भाग विश्व इतिहास, चौथा भाग आधुनिक इतिहास तथा पांचवा भाग आर्ट एंड कल्चर है। मैं मध्यकालीन इतिहास को पिछले लेक्चर में समाप्त कर दिया था और मैंने घोषणा की थी कि अगले लेक्चर से मैं विश्व इतिहास की कक्षाएं लूँगा। ठीक है, अब मैं विश्व इतिहास ही क्यों ले रहा हूँ मध्यकालीन इतिहास के बाद, आधुनिक में क्यों नहीं प्रवेश कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी सोची समझी एक रणनीति है। रणनीति यह है कि जब मैं आधुनिक इतिहास पढ़ाऊँगा तो विश्व इतिहास की बहुत सारी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई मिलेगी। अगर विश्व की घटनाओं को और अच्छे से समझ लेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समझ और हमारी बेहतर होती चली जाएगी। इसलिए मैं विश्व इतिहास को अभी चुना हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं विश्व इतिहास के बारे में क्या है। ठीक है, हमने ये हमारा रोड मैप है इतिहास का, जिसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास का हमने पूरा अध्ययन कर चुके हैं, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का, और आज मैं विश्व इतिहास में प्रवेश करूंगा। विश्व इतिहास में प्रवेश करने से पहले हम लोगों ने यूपीएससी के जो भी सिलेबस है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आईएएस ने जो भी सिलेबस डिसाइड कर रखा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो हमें पाठ्यक्रम की एक बेहतरीन जानकारी के बाद हम लोग पाठ्यक्रम में घुसेंगे तो और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। ये हमारे समान अध्ययन 1 में विश्व इतिहास है, जो कि अक्सर मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा जैसे कि औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जिसमें साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। ये रहा यूपीएससी का सिलेबस। इसको अच्छे से और भी मैं इलोबरेट करके मैं अपने ढंग से इसको डिवीज़न दिया हूँ और सब टॉपिक में बांटा हूँ, तो उसको मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ कि विश्व के इतिहास के जो भी सिलेबस हो किन किन रूपों में हम लोग पढ़ेंगे। तो और इसके बाद हम लोग विश्व इतिहास के में पहला अपना चैप्टर रहेगा नक्शे पर यूरोप। तो थोड़ा सा यूरोप की समझ बेहतर हो जानी चाहिए, तब हमें विश्व इतिहास की समझ होगी। हालाँकि हमारा टॉपिक विश्व इतिहास है, लेकिन हम लोग नक्शे पर यूरोप की बात करेंगे, क्योंकि जो विश्व इतिहास है यूरोप से ही जुड़ा हुआ है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि नक्शे पर यूरोप को हम लोग समझेंगे, तो थोड़ा सा नक्शे पर यूरोप को समझ लेंगे तो विश्व इतिहास की समझ बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं विश्व इतिहास का क्या क्या मैंने सब डिवीजन किया है। मैंने विश्व इतिहास को कुल 12 भागों में बांटकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने 12 भागों में बांटा है, इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपना है बदलता यूरोप। बदलता यूरोप के अंतर्गत नक्शे पर यूरोप, पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति को बताऊंगा। उसके बाद 18वीं शताब्दी के क्रांति में देखेंगे फ्रांस और अमेरिकी क्रांति। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवादी उभार कौन कौन से हो रहे थे, शक्तिशाली राष्ट्र कौन उभर रहे थे यूरोप में। उसके बाद उपनिवेशवाद का परिचय दूंगा, फिर आर्थिक दर्शन, साम्यवाद क्या होता है, ठीक है, पूंजीवाद क्या होता है, इन सब चीज़ों को बताऊंगा। उसके बाद विश्व युद्ध, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताऊंगा। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध बाद 1929 में आई हुई आर्थिक मंदी की चर्चा करूंगा। उसके बाद अधिनायकवाद पढ़ाऊंगा जी, उससे हालांकि ये पहले ही सिलेबस आएगा, बट मैं एक सिलेबस को क्रम में नहीं है, इसको समझाऊंगा, जिसमें नाजीवाद, फांसीवाद आएगा। चीन की क्रांति, पहले सोवियत संघ, उसके बाद चीन की क्रांति, और थोड़ा वर्तमान विश्व का परिदृश्य लेकर पूरे विश्व इतिहास की समाप्ति करूँगा। तो आज सबसे पहले नक्शे पर यूरोप को समझते हैं, उसके बाद बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं नक्शे पर यूरोप। यूरोप की हम लोग नक्शे पे जो भी यूरोप है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। इसमें हम लोग नदी, पहाड़, इन सब चीज़ों की भौगोलिक परिस्थितियों का चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक सीमाओं का चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो यूरोप है, यूरोप के ही सारे देशों का ही इतिहास विश्व इतिहास रहा है। तो थोड़ा सा यूरोप का परिचय ले लेने से हमें विश्व इतिहास समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं नक्शे पर यूरोप क्या है। आइए थोड़ा नक्शे पर यूरोप को समझते हैं। जो विश्व इतिहास है, आधुनिक विश्व के इतिहास यूरोप का ही इतिहास है, हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नक्शे पे यूरोप के बाद एक टॉपिक अपनी आएगी औद्योगिक क्रांति। जो औद्योगिक क्रांति हुई है यूरोप में हुई है, इसने दुनिया की तस्वीर बदल दी, उत्पादन के तरीके बदल दिए, इसने मनुष्य के परस्पर संबंधों को बदला तथा सामाजिक संरचना में भी मूलचूल परिवर्तन लाया। इसके बाद इस औद्योगिक क्रांति के ही मुख्य दर्शन रहे हैं राजनीतिक दर्शन, जिसके अंतर्गत पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद
ये सब आपको नज़र आएंगे। उसके बाद देखेंगे जो 1750 AD है, यहाँ से विश्व इतिहास की शुरुआत होती है। और विश्व इतिहास की शुरुआत होने के साथ साथ मैंने बताया कि एक औद्योगिक क्रांति की घटना होती है। इस औद्योगिक क्रांति की घटना होने से उद्योगों को पेट भरने के लिए कच्चा माल चाहिए और उससे उद्योगों से बने निर्मित सामान के लिए बाजार चाहिए तथा उपभोक्ता चाहिए। इसके लिए क्या हुआ कि जो यूरोपीय देश हैं वो आसपास के महादेशों में नए नए जगहों की तलाश करने के लिए जहाज के माध्यम से जाने लगे, जिसके क्रम में अमेरिका और भारत की खोज में वो लोग निकले। जहाज के माध्यम से अमेरिका और भारत की खोज में निकले और धीरे धीरे क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट एशिया, इस पार्ट वाले में नॉर्थ ईस्ट जो ये वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट एशिया वाला पार्ट जो भी ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये जो यूरोपीय देश से पहुँचे और सबसे पहले यहाँ पर व्यापार किया। व्यापार करने के बाद देखा कि धीरे धीरे यहाँ की आंतरिक संरचना कमज़ोर है और राजनीतिक संरचना कमज़ोर है। उसका लाभ उठाते हुए ये जो यूरोपीय देश है यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किया है। उपनिवेश क्या होता है मैं डिटेल बताऊँगा। उसके बाद 1776 AD में अमेरिका आज़ाद हो जाता है और अपना विकास करते रहता है। जो अमेरिका पे इन्होंने कब्जा किया था अपना 1776 में अमेरिका आज़ाद हो जाता है। और जो भी ये जो उपनिवेशी देश थे, औपनिवेशिक देश थे, यूरोप उस पर अपने अधीन ले लेता है अमेरिका को छोड़कर। उसके बाद जो हम देखेंगे जो अपना यूरोप है, अक्षांशीय विस्तार को देखें तो 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मान लिया कि यहाँ से शुरू होता है और 35 से लेकर 65 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है, जो कि हायर लेटीट्यूड पर है, उच्च अक्षांशों पर है, जिस कारण से क्या होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, यानी कि वो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होगा। ये ज्योग्राफी का टर्म है, आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। जिसका विस्तार 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 55 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है। और यहाँ पर सबसे अधिक घनी आबादी पाई जाती है, आबादी की सघनता बहुत ज़्यादा है। इस ये ठंडा महाद्वीप है और टेम्परेचर का प्रभाव कृषि पे पड़ता है, लोगों पे पड़ता है, जीवन पद्धति पे पड़ता है। कृषि में देखेंगे कि यहाँ पर खट्टे फलों की बहुत ज़्यादा अधिकता पाएगी। लोग गोरे चिट्टे लंबे चौड़े होंगे, उनकी जीवन पद्धति थोड़ी डिफरेंट होगी, जिसे हम लोग पश्चिमी कल्चर कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। ये एक पूर्वी गोलार्ध का देश है, यानी कि 0 डिग्री, यानी कि यूके का ये जो पार्ट है यहाँ से 0 डिग्री से ईस्ट वाले पार्ट को ईस्ट कहते हैं, ईस्ट वाले पार्ट को वेस्ट कहते हैं। तो ठीक है, तो ये अपना 0 डिग्री जो है ये अपना निर्धारित करता है यूके, यानी कि ब्रिटेन निर्धारित करता है। 0 डिग्री से इस साइड वाला, ईस्ट वाले भाग में पूर्वी गोलार्ध का देश और 0 डिग्री के पश्चिम वाला साइड में पश्चिमी गोलार्ध का देश। तो सारा यूरोप में मान के चलिए कि पूर्वी गोलार्ध के देश हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसके पश्चिम में, यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे जो है अटलांटिक है, ये अटलांटिक 2 भागों में बांटा हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। ठीक है, और इसी अटलांटिक के जस्ट इधर नॉर्थ अमेरिका देश, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हो गया, ये साउथ अमेरिकन कंट्री, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये देश है। तो आप लोग थोड़ा सा आसपास के देशों को समझेंगे तो और बेहतर ही होगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, और उसके बाद यूरोप के 66.5 डिग्री के आसपास में आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, और भी देते हैं इसके बारे में क्या और जानकारी है। यूरोप की चौहद्दी की बात करें तो यूरोप के पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर है, हमने बताया है। उसके बाद नॉर्थ और साउथ अमेरिकी देश है, नॉर्थ और साउथ अमेरिकी देश है। उसके बाद नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है, उस 66.5 डिग्री के पास। साउथ में भूमध्य सागर है, ये वाला पार्ट। उसके बाद ईस्ट भाग में इटली, यूनान जिसे ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है, एथेंस है। और पश्चिमी भाग में स्पेन, पुर्तगाल, टर्की, ये टर्की जो है ट्रांस यूरोपीय एशियाई देश है। ठीक है, उसके बाद यूरोप जो रहा है, यूरोप में दार्शनिक आधार नहीं था। इसके दार्शनिक आधार की विवेचना यूनान और ग्रीस या एथेंस के माध्यम से होती है। आगे चल के हम देखें कि जो इटली है, इटली इसकी राजधानी यहाँ पर रोम साम्राज्य रहता है और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी रोम और पश्चिमी रोम। और इसकी राजधानी तुर्की स्थापित की, जिसे कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं इंग्लिश में।
उसके बाद जो ये पूर्वी रोम है, इसे पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते थे। और यहाँ पर इस्लाम फैला, और इस्लाम फैलने के कारण यहाँ पर कला साहित्य का केंद्र भी बना। यहाँ पर इस्लाम के आक्रमण के कारण क्या हुआ कि जो ईसाई हैं वो भागकर इटली चले गए, और ये जो तुर्की होते हुए जो इस्लाम है स्पेन तक पहुँचा और स्पेन तक ही सीमित रह गया। उसके बाद जो स्पेन और पुर्तगाल थे ये समुद्र तटीय देश है, इसलिए यहाँ के जो भी नाविक होंगे अच्छे नाविक बनेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में अब यहाँ से बता देता हूँ, आपको बेहतरी और भी हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यूरोप जो ये वाला पार्ट है, देखिए यहाँ इसके नीचे ये वाला पार्ट, ये अफ्रीका यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ से यूरोप की शुरुआत हो जाती है। ये पूरा यूरोप है, ठीक है। ये वाला पार्ट एशिया वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रहा, यूरोप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो यूरोप है के पश्चिम भाग में अटलांटिक महासागर है। ये वाला देखिए अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक है, ये दक्षिणी अटलांटिक है। थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ। ये पूरा यूरोप हुआ, यूरोप के पश्चिम भाग में अटलांटिक महासागर जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब सही से नज़र आएगा, मैं कैमरे पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। हाँ ये सही है, ठीक है। तो ये यूरोप रहा, यूरोप के पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फिर उसके बाद देखेंगे 66.5 डिग्री ये वाला पास आर्कटिक महासागर है यहाँ पर, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। उसके बाद देखेंगे कि इसके पश्चिमी भाग में इटली, देखिए यहाँ पर इटली, उसके बाद यूनान जिसे ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद और पश्चिमी भाग में देखेंगे तो स्पेन पुर्तगाल आपको नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये रहा फ्रांस, ये रहा इटली रहा, ठीक है। इसके पार्ट वाला पे देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट पर, ठीक है, इस वाला पार्ट में, ठीक है, ये सॉरी ये वाला पार्ट पे आपको पूरा का पूरा नज़र आएगा। तो ये रहा इसका थोड़ा सा चौहद्दी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो यूरोप का जो दार्शनिक आधार था ग्रीस था यहाँ पर आसपास वाला क्षेत्र में। उसके बाद जो इसकी राजधानी तुर्की स्थापित कर गई ये वाला पार्ट में, ठीक है। यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल था जिसे कुस्तुनतुनिया कहते हैं, ये पूर्वी रोम इधर रहेगा और पश्चिमी रोम इधर रहेगा। उसके बाद स्पेन के माध्यम से स्पेन जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर और पुर्तगाल के जो थे दोनों लोग यहाँ पर, ये समुद्र तटीय देश है, समुद्र तटीय देश होने के कारण यहाँ पर अच्छे नाविक का विकास होगा। तो ये रहा अपना थोड़ा सा परिचय। अभी और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। विश्व इतिहास में देखेंगे यूरोप के पश्चिमी भाग जो है, यूरोप का जो ये पश्चिमी भाग है, ये वाला पार्ट है, ये स्थलीय भाग है जो कि एशिया से सटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसकी यूरोप की जनसंख्या को देखें तो 75 करोड़ की जनसंख्या है और 11% अब टोटल पॉपुलेशन है। पूरे विश्व की जितनी भी जनसंख्या उसका 11% है और लैंड एरिया 6.8% है, जो कि एक आदर्श घनत्व उपलब्ध कराता है, यानी कि 73 स्क्वायर एक व्यक्ति का पर पर्सन रहता है वहाँ पर। और यहाँ पर 50 संप्रभु राष्ट्र भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक मिनट, किलोमीटर था छूट गया था, 73 स्क्वायर किलोमीटर पर ये व्यक्ति का हिसाब बनता है। उसके बाद देखेंगे कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, चारों तरफ से समुद्री देश से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आता है। और यहाँ पर इन समुद्री सीमा होने के कारण यहाँ पर नौसैनिक शक्ति मजबूत होती है और यहाँ पर विदेशी आक्रमण नहीं होंगे। तो जहाँ पर विदेशी आक्रमणों से जो मुक्त होगा वहाँ पर विकास स्थिति बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। उसके बाद फ्रांस आता है, यूके से माने कि यूनाइटेड किंगडम से इंग्लिश चैनल पार करते हैं तो फ्रांस पहुँच जाते हैं और इनका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक इंग्लिश चैनल है। उसके बाद इसके जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ग्रीस, तुर्की, ये सब वो आपको नज़र आएगा। आइए थोड़ा सा मैप पर देख लेते हैं इन सब चीज़ों के जितने का मैंने नाम डाला है। थोड़ा सा मैप को एडजस्ट कर दूं, हाँ ये रहा मैप, ठीक है। तो आप अब अपना यूके को देखते हैं, यूके वाला पार्ट ये रहा, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा, एक सेकंड,
ये वाला पार्ट हम लोग यूके को नज़र डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रांस को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रांस ये रहा अपना। फ्रांस के नीचे आपको मिलेगा आपका फ्रांस, और इस दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है। उसके बाद फ्रांस के नीचे आपको मिल जाएगा पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद स्पेन। इसके बाद फ्रांस के इस साइड में पहुँचेंगे तो पोलैंड, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, तुर्की, यहाँ पर इटली। उसके बाद एक आता है अपना स्कॉटलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सब आते हैं। देखिए नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये वाला पार्ट आपका, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंपनी हो जाएगा। उसके बाद लातविया, बेलारूस, ये सब जितने भी आएंगे, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब बाल्टिक सागर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना यूरोप का ये नक्शा हुआ, ठीक है। तो यूरोप के नक्शे में और विभिन्न देशों को आप लोग भी घर जाकर देखिए और वहाँ से यूरोप को थोड़ा सा समझिए, और यूरोप को समझने के बाद हम लोग विश्व इतिहास में प्रवेश करेंगे कल से, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।